में पहले विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात की है। दोनों की साइडलाइन पर मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की गर्मजोशी से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी का अभिवादन नमस्ते के साथ किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी G7 के नेताओं से भी मिले। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, ब्रिटिश पीएम सुनक और फ्रांस के प्रधानमंत्री मैक्रों से मुलाकात की। G7 नेताओं से राउंड टेबल पर चर्चा भी हुई। बाइडेन से पीएम मोदी की मुलाकात होनी है और दोनों के बीच बातचीत भी होनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली में पोप से भी मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात बहुत थोड़े समय के लिए थी। इसे रस्मी मुलाकात बताया जा रहा है। और अब बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन नया शिखर बनाया। सेंसेक्स 182 अंक, निफ्टी 67 अंक चढ़कर बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल फार्मा शेयरों में रही। IT शेयरों में दबाव देखने को मिला। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह का कहना है कि निफ्टी 25,000 का स्तर जल्द ही छू सकता है। गौतम शाह के मुताबिक सीमेंट और मेटल कंपनियों में पैसा बन सकता है। लग रहा है कि 25,000 के लिए तैयारी हो चुकी है और आई थिंक एक फाउंडेशन ले किया जा रहा है। जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब मार्केट इज रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। कस्टम इंडेक्स से एक पता चल रहा है कि हाउसिंग एक नई बड़ी थीम आ रही है और अगर ये प्ले आउट होता है तो इसके जो प्रॉक्सी स्टॉक्स होते हैं विच इज ऑब्वियसली सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, आई थिंक ये काफी अच्छा करेंगे। और अभी जो चाइना का जो कमबैक है और जो ग्लोबल सिचुएशन है, इंटरेस्ट रेट्स है, ये सब के चलते मुझे लग रहा है कि मेटल्स में और तेजी बनी रहेगी। NSE के MD एंड CEO आशीष चौहान ने भरोसा जताया है कि बाजार में घरेलू निवेशकों का इनफ्लो आगे भी जारी रहेगा। अच्छे रिटर्न की वजह से रिटेल निवेशकों का इक्विटी में निवेश लगातार बढ़ रहा है। करीब 10 करोड़ लोग आज मार्केट में निवेश कर रहे हैं। आज करीब 10 करोड़ डायरेक्ट निवेशक स्टॉक मार्केट के जरिए अपना जो सेविंग्स है स्टॉक मार्केट में वो जमा करवाते हैं। ऊपर से जो EPFO है, NPS है, उसके माध्यम से भी स्टॉक मार्केट में रिटेल निवेशकों का पैसा आता है। म्यूचुअल फंड के द्वारा भी निवेशकों का पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। 10 करोड़ निवेशक डायरेक्टली है, जिसका यूनिक पैन नंबर है, वो 7.5 करोड़ से अधिक घर है, जिसको हाउस होल्ड्स कहते हैं इकोनॉमिक्स में, और 20% से अधिक भारत के घर आज स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करते हैं। इसका मतलब है कि एक तरह से देश समृद्ध बन रहा है और जैसे जैसे समृद्ध बनेगा वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में निवेश करना चाहेंगे, भारत की कंपनियों में। आशीष चौहान के भरोसे की वजह क्या है? कैसे रिटेल निवेशकों का दबदबा बाजार में बढ़ता जा रहा है? इसकी पूरी कहानी बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो रिटेल निवेशक अब बाजार के नए किंग बनते हुए दिखाई पड़े हैं और पिछले कुछ आंकड़े ये समझा रहे हैं कि रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन भारतीय बाजारों में बढ़ता जा रहा है और बहुत हद तक बाजार की गिरावट को भी उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। और ये लगातार हिस्सेदारी भी बाजारों के अंदर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। घरेलू म्यूचुअल फंड से ज्यादा अब रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी भारतीय बाजारों के अंदर होते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ आंकड़े आपके सामने आएंगे। रिटेल निवेशकों की भारतीय बाजारों में अब करीब 9.5% के आसपास की हिस्सेदारी है, जबकि घरेलू म्यूचुअल फंड जो है उनकी हिस्सेदारी करीब 8.9% के आसपास है। तो उनसे करीब 60 बेसिस पॉइंट ज्यादा घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी है, जो कि 11 साल में FIs की हिस्सेदारी है वो सबसे कम होते हुए दिखाई पड़ी है। पहली बार 11 साल में 18% के नीचे FIs की हिस्सेदारी पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ और आंकड़े भी आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाजार में फिलहाल प्रमोटर्स की करीब 32.7% के आसपास की हिस्सेदारी है। FPIs जो कि 17.9% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। सरकार करीब 11.2% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। घरेलू निवेशकों की अब हिस्सेदारी पहुंच चुकी है 9.5%। घरेलू म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी पहुंच गई है करीब 8.9%। विदेशी प्रमोटरों से ज्यादा हिस्सेदारी घरेलू निवेशकों की है करीब 8% के आसपास। इसके अलावा बैंक, FIs, इंश्योरेंस करीब 5.6% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं और अन्य करीब 6.1% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। ये सेग्रीगेशन है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अगर आप पिछले 4 साल में SIP का फ्लो देखें, करीब 1,24,000 करोड़ रुपए के आसपास की SIP थी। FY22 में 1,60,000 करोड़ पहुंची, FY23 में 2 लाख करोड़ के आसपास, FY24 में, और अब तक
FY25 के सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही करीब 41 से 42 हजार करोड़ रुपए के आसपास की SIP फ्लो ऑलरेडी पहुंच चुका है। डीमैट का नंबर करीब 9 करोड़ के आसपास, जहां मार्च 2022 में डीमैट का नंबर था वो 11.5 करोड़ पहुंचा मार्च 23 तक, और मार्च 24 तक आते थे 15 करोड़ का एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ। तो एक ऑलमोस्ट दुगना नंबर होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो इस तरह का एक बड़ा फ्लो जो कि रिटेल निवेशकों की तरफ से आ रहा है और जिसकी वजह से अब बाजार के नए किंग के तौर पर वो देखे जा रहे हैं। तो बाजार में इस वक्त रिटेल का बोलबाला है और वही बाजार का किंग है। इस बात को जाने माने दिग्गज निवेशक मनीष चोखानी भी मानते हैं। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि विदेशी निवेशक बड़ा पैसा लगाने को तैयार हैं, लेकिन बाजार गिर ही नहीं रहा है। अब तक हम ये मानते थे कि रिटेल हमेशा टॉप पे लेगा और उसके बाद बेचारा फंस जाएगा। हाँ जी। इस बार एग्जैक्टली उसका उल्टा हुआ है। हाँ जी। इस बार हर बार FIIs ने टॉप पे लिया है और रिटेल ने एक्चुअली, इवन अगर आप ट्यूसडे का डेटा देखेंगे, रिटेल ने 21,000 करोड़ की बाइंग की बात है। नहीं, एक तो एज अ इंडियन आई एम ऑलवेज हैप्पी कि अपने देश में पैसा बने। हाँ। और जो आप टॉप की बात कर रहे हैं, ये जब तक राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन है मार्केट में, तब तक हम कह सकते हैं कि हमने कमाया। बट ये इवेंचुअली क्या होता है, जब मार्केट का क्लाइमैक्स होता है, बड़ा पैसा वहाँ जाके लगता है और वहाँ जाके फंसता है। तो अगर लोग अपने मन में ये अंकुश ना रखें वैल्यूएशन का और ये ध्यान नहीं रखें, ये लास्ट में जो जाके फंसेंगे इसमें, उसमें काफ़ी पैसे का नुकसान होगा। क्योंकि अब तक तो सबको मज़ा आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड नोबडी इन लास्ट 4 years हैज़ सीन अ सीरियस करेक्शन एंड अ डाउनफॉल। और जब ये घटते हैं, ये भाव 3 साल के भाव वापस चले जाते हैं। So while of course I remain bullish, but I would like to say थोड़ा cautious मूड रहना चाहिए, क्योंकि अब जो आप बेच के नया चीज़ ले रहे हैं, आपकी एंट्री प्राइस ऊंची होते जा रही है। वो मैं समझ गया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने। तो क्या आपको एक रिस्क लग रहा है इंडिया में बबल का, क्योंकि इंडेक्स लेवल पर तो वैल्यूएशन इंडेक्स के करीब है। इंडेक्स अपने जब आई थिंक जनवरी में भी बात किया था, मैंने कहा था इंडेक्स में कोई खास मूवमेंट, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको मिड कैप स्मॉल कैप में है। और वो बबल जब तक लार्ज कैप में नहीं होता है, तब तक नहीं लगता है कि मार्केट का क्लाइमैक्स होगा। और वो लार्ज कैप में जो कि अपने मेन स्टॉक्स हैं, रिलायंस है या बैंकिंग के स्टॉक हैं, IT के स्टॉक्स हैं, जब तक वहाँ जाके ब्लास्ट नहीं होता है या वो लोग जाके 10-12 बिलियन बाहर से ना उठा के अंदर ले आए, तब तक ये क्लाइमैक्स टॉप विजिबल नहीं होगा। बट ये आई थिंक इट इज़ इनएविटेबल कि होगा, क्योंकि अब तक फॉरेन मनी आई नहीं है। एंड फॉरेनर्स, बिलीव मी, यहाँ पे इतना भयंकर पैसा आने के मूड में है, बट ऑल आर वेटिंग फॉर एंट्री प्राइस। कि जैसे सपोज इलेक्शन रिजल्ट थोड़ा एडवर्स हो जाता, आई थिंक इन अ मैटर ऑफ वीक्स पीपल वुड हैव एडजस्टेड टू जो भी नई रियलिटी होती और उसमें वो वापस आ जाते। बिल्कुल। आजकल वो टाइमिंग क्यों नहीं मिलता है? एक तो रिटेल का जोर, दूसरा आजकल मोस्ट बाइंग टेक्स प्लेस एल्गोरिथमिकली बाय कंप्यूटर्स। तो जो हम लोग साइजिंग करते थे कि पहले थोड़ा लेते हैं और फिर उसको साइजिंग कर करके पोजीशन बढ़ाते हैं, वो कंप्यूटर्स आजकल literally within minutes they finish it. So the speed of response on the way up and on the way down, I don't think will be available this time. बिल्कुल। मनीष चोखानी के साथ ये दिलचस्प बातचीत पूरी आप देखना चाहते हैं तो देखिए आज शाम 7:27 पर। और नीट UG परीक्षा धांधली मामले में आज CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA को नोटिस भेजा है और अगले 2 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। इधर नीट परीक्षा के छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर के छात्र एजुकेशन मिनिस्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए अंदर भी गए हैं, बात करने के लिए वहां से कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए सबसे पहले क्या? सर, मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हूं। आज हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं माननीय मंत्री साहब को, और हमारे रिप्रेजेंटेशन में सीधे सीधा लिखा हुआ है कि जो 1500 बच्चों के ग्रेस के मामले को आई वॉश में मानता हूं, ये मैटर पूरे 24 लाख लोगों का है। आपको समझना पड़ेगा, भारत में 1,10,000 सीटें होती हैं और पूरी लड़ाई गवर्नमेंट सीट की होती है। अब जो बच्चा पिछली बार 600 नंबर लाके 10,000 रैंक पे था, इस बार वो 650 लाके 60,000 रैंक पे। मतलब एक ईमानदार बच्चा जो 16-16 घंटे पढ़ रहा है, किसान का बच्चा, वो अपनी चीजों से पीछे जाता है और बैकडोर से एंट्री होती है। तो माननीय मंत्री साहब से मिलके उन्हें 3 बात का ज्ञापन देना है। पहला ये है कि पूरे 24 लाख लोगों के लिए रीनीट एग्जाम हो। दूसरा, अगर आप कहते हैं NTA क्लीन है तो CBI की इंक्वायरी हो। और तीसरा, इस पेपर में ट्रांसपेरेंसी आए जिससे भारत
भारत के लोगों के मन से परीक्षा को लेके दर्द निकले, क्योंकि एक मैटर बनता जा रहा है कि भैया पेपरों में तो धांधली होती है। हम लोग आज 6-7 दिन से दिल्ली में हूँ, 6 तारीख से दर दर भटक रहे हैं। हम चाहते थे कि हम अपना कोई प्रदर्शन धरना कर सके, बैठ के शांतिपूर्ण सत्याग्रह, जिसके माध्यम से हमारी आवाज पहुंचे, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, हमारी उतनी क्षमता नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा भरोसा था, उसने भी उसको काउंसिलिंग को नहीं रोका है। तो जो लोग क्राइम करेंगे, यानी कि हम आपकी जेब पॉकेट मारेंगे, तो पॉकेट तो रुपए के लिए मारेंगे ना, कि पर्स खाली चुराने के लिए मारेंगे। तो जो चोरी की गई वो MBBS की सीटें एम्स की चुराने के लिए की गई। एम्स में वो डॉक्टर पहुंचेंगे मुन्ना भाई MBBS, जिनके बाप ने 4-4 10 करोड़ रुपए दिए। तो सरकार को रुपए कमाना ही है तो सीधा लिख दे कि एम्स की सीट 10 करोड़ में बिकेगी। मैं कहता हूँ कल ये 10 करोड़ में आपकी सीटें बिक जाएंगी सारी। हमारी लड़ाई खुद जाने की नहीं है, हमारी लड़ाई मुन्ना भाई जा रहे हैं इसकी है। तो मुन्ना भाई बचाए जाएं, मुन्ना भाई को डॉक्टर न बनाया जाए। बड़ी रिक्वेस्ट है कि मुन्ना भाई बन जाएंगे तो भविष्य का स्वास्थ्य भी खतरे में लोगों का हो जाएगा। जो आपने थाली भिजवाई हमसे, हमने आपके लिए मोमबत्ती जलाई, मोबाइल जलाया कि आपके द्वारा साइन न्याय मिलता है और स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होती है। लेकिन आपकी सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी चरमरा जाएंगी कि भविष्य में लोग कैसे जीवन बचा पाएंगे। हम अब गरीब लोग अपने बच्चों का, अपने लोगों का इलाज कैसे करा पाएंगे सही डॉक्टरों से, इसका कोई पता नहीं हम लोगों को है। हमारी पीड़ा सरकार नहीं सुन रही, हमारी पीड़ा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रही। बड़ा दर्द है हमें। दिल्ली में जल संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भीषण गर्मी के साथ पानी की कमी से लोग परेशान हैं। लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। दिल्ली के लोग पानी के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इधर टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए मूनक नहर की लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। और अब आप देखिए पानी के संकट से जूझ रही दिल्ली की कुछ तस्वीरें। कहीं पानी के लिए लोग टैंकर पर चढ़े दिखाई दे रहे हैं, कहीं पानी की बर्बादी होते हुए भी दिख रही है। और दिल्ली के विवेकानंद कैंप का हाल बता रहे हैं संवाददाता मानव। दिल्ली के विवेकानंद कैंप की तस्वीरें हैं और ये कैंप उस जगह पर है जहां पर आसपास कई देशों की एम्बेसीज हैं, कई देशों के बड़े बड़े दफ्तर हैं। और इसी जगह पर हम देखते हैं कि कई सालों से पानी की एक जटिल समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया है और लोग सालों से पानी के इंतजार में यहाँ पर इसी तरीके से दिन भर खड़े रहते हैं। और पानी के लिए सुबह से ही घरों से अपने बाल्टी, अपने बर्तन लेकर, बाकायदा देखिए बर्तनों के ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं। और ये रोज़ की समस्या है और इस रोज़ की समस्या में सबसे ज़्यादा जूझती हैं महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को ही एक तरीके से पूरा घर संभालना होता है, घर गृहस्थी संभालनी होती है। और ऐसे में ये तस्वीर नई नहीं है, ये हर रोज़ की तस्वीर है और हर साल भर इसी तरीके से पानी की समस्या को लेकर लोग एक तरीके से इससे दो चार होते आ रहे हैं। और ये समस्या चाहे विवेकानंद कैंप हो या संजय कैंप हो, सालों से लोग ये बताते हैं कि 30-30, 40-40 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं और पानी की पाइपलाइन डालने का वादा कई बार पहले हो चुका है, लेकिन पाइपलाइन डली तो कभी पानी नहीं आया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाइपलाइन डल गई है, थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो गया है। लेकिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि घर संभालना है, घर के 4 चीज़ें, 4 काम और देखने हैं, लेकिन उनको सबसे पहले पानी के लिए यहाँ पर बाहर आना पड़ता है। दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच कहीं अगर पानी नसीब भी हो रहा है तो वो गंदा पानी है। दिल्ली के इंद्रपुरी की कुछ महिलाओं से बात की संवाददाता आकाश ने। ये क्या है? पानी 5 से 7 बजे तक आता है, हमें बताया गया, और ये गंदा आता है। गंदा आता है एकदम, नाली का सीवर का पानी आता है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल सीवर का पानी आता है गंदा। चला चला के मोटर परेशान हो जाते, साफ पानी नहीं आता बिल्कुल भी। ये अभी आपने भरा है? हाँ जी। तो और ये रोज की कंडीशन आप कह रहे हैं? ये रोज की है। इस पानी का तो कुछ कर नहीं सकते, फिर क्या करते हैं? फेंक देते हैं? फेंक देते हैं, सीवर में जाता है सारा पानी। और ये कितने महीनों से हो रहा है मैम? काफी दिनों से हो रहा है। काफी दिनों से हो रहा है। अभी फिलहाल ज्यादा समस्या बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों से? नहीं, हकीकत की यही समझता है सारे साल से। हाँ, पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी वार पलटवार भी चल रहा है। केजरीवाल सरकार लगातार हरियाणा और यूपी की सरकार पर आरोप लगा रही है तो बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है। टैंकर माफिया पे नकेल कसनी जरूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा। अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। अब तो ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी सरकार का
कोई ना कोई गहरा कनेक्शन है वाटर टैंकर माफिया के साथ। जैसे शराब घोटाले में हमने देखा कि एक एक बोतल पर आम आदमी पार्टी का कमीशन फिक्स था। ऐसा लगता है कि वाटर टैंकर माफिया के साथ भी कोई कमीशन बाजी फिक्स है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी सरकार निर्लजता से उन पर कार्रवाई करने के बदले उनका संरक्षण कर रही है, दोषारोपण कर रही है। और दिल्ली जल संकट का क्या है समाधान? प्यासी दिल्ली पर कौन सियासी दांव लगा रहा है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को अहंकारी और इंडिया गठबंधन को राम विरोधी बताया। उन्होंने कहा, चुनाव नतीजे सबके लिए सबक हैं। इंद्रेश ने इसे प्रभु का न्याय बताया और कहा कि जिनको अहंकार था उनको भगवान राम ने 241 पर रोका और राम विरोधी 234 पर रुक गए। जिन्होंने राम की धरती की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि इंद्रेश और आरएसएस ने बीजेपी की मदद नहीं की। भाजपा को वोट दिया ही नहीं और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनकी विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नबीन का बयान आया है। नितिन नबीन ने कहा है कि बीजेपी ने कभी भी राम के नाम को राजनीति में नहीं जोड़ा है। देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए राम जी को स्थापित किए जाने का काम किया है। मान्यवर इंद्रेश जी काफ़ी वरीय हैं, लेकिन हम लोगों ने आज जो भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है। और मेरा ये मानना है कि अब उनका संदर्भ क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है हम लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इंद्रेश कुमार के बयान पर उल्टा वार किया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस को अब बीजेपी में अहंकार दिख रहा है, लेकिन ये सब तो आरएसएस के कारण ही है। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, अहंकार आज दिख रहा है आपको। मोहन भागवत जी की हमने कुछ टिप्पणियां भी सुनी थी, पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते शायद बोले थे। ये बीज तो आपने ही बोए थे, बोते बबूल हो, फिर वो बबूल वृक्ष बनता है, वृक्षासन करते हुए भी दिखता है। देखा था ना परसों वृक्षासन का ट्वीट आया था प्रधानमंत्री का। फिर आप सोचते हो उस वृक्ष से आम निकलेंगे, तो वो तो हो नहीं सकता। जब मणिपुर पे चुप थे प्रधानमंत्री तब बोले क्या मोहन भागवत जी, उन्होंने याद दिलाया कि आपका ये राजधर्म है, आपको बोलना चाहिए। और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि इंद्रेश कुमार जिन्हें अहंकारी बता रहे हैं वो इटली में घूम रहे हैं। में अहंकार आ गया था, चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको
कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रह गई? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं। कौन सुनेगा आपकी? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं। दिल्ली में कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी कंपनियों को अपनी फ्लीट चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक करनी होगी। इस पॉलिसी के लिए खुद को रजिस्टर कराने की आखिरी तारीख 15 जून है, लेकिन दिल्ली आखिर कितनी तैयार है इस पॉलिसी के लिए, बता रहे हैं रोहन सिंह। दिल्ली में कैब एग्रीगेटर्स हो या ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां, इन सबको आने वाले दिनों में कुछ कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए पॉलिसी लेकर आई है और ये 15 जून से ये लागू होने वाला है। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है और उनमें कई सारे कंप्लायंसेस हैं, सेफ्टी से जुड़े हुए, कस्टमर सर्विस से जुड़े हुए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इनका इलेक्ट्रिक फ्लीट में ट्रांजिशन। पहले 6 महीने के अंदर जो नई फ्लीट है उसका 10% इलेक्ट्रिक करना पड़ेगा। पहले 1 साल के अंदर 25% और 4 साल के अंदर 100% फ्लीट जो है वो इलेक्ट्रिक में ट्रांजिशन करना पड़ेगा इस ड्राफ्ट के तहत। लेकिन जो कंपनियां हैं वो उनके लिए आसान नहीं होने जा रहा है। अभी तक कुल मिलाकर दिल्ली में 11 कंपनियों ने इसमें रजिस्टर करवाया है, जिसमें ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, रैपिडो, राहो जैसी कुछ कंपनियां शामिल हैं और आने वाले दिनों में कुछ और कंपनियां इसमें जो है और रजिस्टर करा सकती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी डिलीवरी पार्टनर्स या जो ड्राइवर्स हैं उन पर ही होने जा रही है। क्या ये आसान होगा, मुश्किल होगा आपके लिए? मुश्किल होगा जी। क्यों? ये अभी नया गाड़ी लिए हैं, इतना जल्दी फिर कहाँ से कन्वर्ट कर पाएंगे गाड़ी को? जी हाँ, मुश्किल होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी महंगी है और वो इससे मेरी रोजी रोटी चल रही है, तो बहुत मुश्किल, पॉसिबल नहीं मिल रही है जी। और आपको लगता है इलेक्ट्रिक गाड़ी की चार्जिंग के लिए पर्याप्त जगह है कि जो लोग करना चाहें वो कर पाएंगे? हाल फिलहाल अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी सीएनजी का पूरा मतलब इनसे पूरा नहीं हो रहा, तो ये इलेक्ट्रिक का कहाँ से पूरा करेंगे? सीएनजी की गाड़ी मेरी खुद की है, ये मैं इसी में संतुष्ट हूँ, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी से संतुष्ट नहीं हूँ। दिल्ली में करीब 2 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स हैं जो कि ओला, उबर या जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों के लिए काम करते हैं और इनमें से अधिकतर जो गाड़ियां चलाते हैं खासतौर पे उनके पास सीएनजी गाड़ी है और उनका ये कहना है कि अगले कुछ सालों में उनके लिए संभव नहीं होगा कि अपनी गाड़ी को हटाकर एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें। हालांकि इन तमाम कंपनियों ने खुद को भले ही दिल्ली सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर करवा दिया है, लेकिन जो ड्राइवर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं दिखते हैं। उनका ये भी कहना है कि दिल्ली में अब तक इतना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि इतनी सारी गाड़ियों के लिए व्यवस्था की जा सके। कैमरामैन दिनेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। इस बार मोदी 3.0 से रियल एस्टेट सेक्टर की खास उम्मीदें हैं। नरेडको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के प्राइस सीलिंग को 45 लाख से बढ़ाकर 75 लाख किया जाए। अगर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की बात करें तो हमने देखा कि पिछले 10 सालों में इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। अब जो तीसरा साल है उसमें पेनिट्रेशन आप किस तरह से देख रहे हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का? और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो हमने देखा कि सरकार का जोर रहा, लेकिन एज अ कस्टमर अगर हम बात करें, एज अ बायर हम बात करें, तो वो रेंज कहीं पर फिलहाल दिखाई नहीं देती है, खासतौर पर बड़े शहरों में। आपकी बात सही है, क्योंकि उन्होंने जो कैप रखा है 45 लाख का, ज़मीन के भाव दिल्ली, मुंबई शहरों में जो बड़े शहर हैं वहाँ ज़मीनों के भाव बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो 45 लाख की जो उन्होंने जो लिमिट रखी है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो मेरे अंदाज से हम अपेक्षा ये रखते हैं कि अभी जो स्कीम आएगी उससे ये 45 लाख जो है उसको एटलीस्ट 75 लाख नहीं तो 1 करोड़ कर देंगे, तो शहरों को भी ये अफोर्डेबल हाउसिंग PMAY स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। तो ये एक खामी रही है स्कीम में और हम समझते हैं कि अभी जो ऐलान करेंगे उस पर हम अपेक्षा रखते हैं कि ये पूरा हो जाए। निवेश के MOUs होते हैं तो पहला सवाल ये होता है कि ये कब ज़मीन पर उतरेंगे भी या नहीं। लेकिन गुजरात में फार्मा सेक्टर के MOUs चंद महीनों में ही हज़ारों करोड़ की निवेश लेकर आ गए, ज़मीन पर उतर गए। कैसे हुआ ये कमाल, जानने के लिए देखते हैं केतन जोशी की रिपोर्ट।
ये है गुजरात का सबसे आधुनिक एपीआई प्लांट। एपीआई दवा का प्रमुख रॉ मटेरियल है। कैडिला फार्मास्यूटिकल्स ने जनवरी में ही वाइब्रेंट गुजरात समिट में 700 करोड़ के निवेश का करार किया था और आज वो प्लांट बनकर तैयार है। समिट के दौरान फार्मा क्षेत्र में 33,000 करोड़ रुपए के 375 समझौते हुए थे। इनमें 75 कंपनियों ने निवेश पूरा कर लिया है। इनमें अमेरिका की पीएनजी, सेंडोर और भारत की कैडिला, इंटास, जाइडस जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट आप बताइए। आई थिंक ये ऑटोमेशन इंडस्ट्री 4 जो एप्लीकेशन है ये एक यूनिक है। टोटल हम लोग 300 करोड़ हम लोग इन्वेस्टमेंट किया था ये फैसिलिटी का ऊपर, एंड अनदर 300-400 करोड़ वी आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट इन आवर अंकलेश्वर फैसिलिटी ऑल्सो। तेजी से निवेश की सबसे बड़ी वजह है पॉलिसी लागू करने में तेजी, पोर्ट और एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। जीएसटी लागू होने के बाद विशेष टैक्स छूट नहीं रही, इसलिए जिस राज्य में इकोसिस्टम फास्ट होता है वहां निवेश ज्यादा और जल्दी होता है। तो ये जो कंपनी 275 जितनी कंपनीज जो है नई गुजरात में आ रही है, एक्सपांड हो रही है या वो नया प्लान डाल रही है, तो इसमें से ऑलमोस्ट 75 कंपनी कमीशन हो गए। तो इसको हमने लाइसेंस दे दिया है, परमिशन दे दी है, एंड दे आर कमीशन हो रियल प्रोडक्शन में आ चुके हैं। एंड उसका जो हम देखें तो ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो चुका है। गुजरात का देश में दवा उत्पादन में 33% और निर्यात में 28% हिस्सा है, जिसके आगे जाकर और बढ़ने की संभावना है। ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, इसके लिए हर राज्य प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन जहां गुड गवर्नेंस होता है इंडस्ट्रियलिस्ट वहीं पर अपनी पूंजी निवेश करता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। कुवैत में लगी भीषण आग में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट भारत पहुंच गया। ये केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, क्योंकि मृतकों में सबसे ज़्यादा 23 लोग केरल के हैं। मरने वालों में यूपी, बिहार और हरियाणा के लोग भी शामिल हैं। वहीं 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भारतीयों की सहायता के लिए कुवैत पहुंचे थे। उन्होंने 5 अस्पतालों का दौरा किया। घायल भारतीयों का इलाज वहीं किया जा रहा है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोच्चि इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। मोबाइल फ़ोन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।